नर्स इक्वेशन। कौन सा? नर्स समीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कभी पूछा जाता है नर्स समीकरण निकालिए, जिस तरह के प्रश्न आएंगे मैं बताऊंगा। पहले तो आप पूरा टॉपिक क्लियर करिए, प्रश्न किस तरह से आते हैं, आप उस प्रश्न को वहां से ढूंढना है अपने दिमाग से, ये पढ़ाऊंगा। उसके बाद यानी यहाँ पर पूरा इस चैप्टर को कवर करें, फिर प्रश्न कैसे आएंगे मैं बताते जाऊंगा। आपको अगर इतनी जल्दी है कि प्रश्न कहाँ कैसे आएगा, तो आप जो एनसीईआरटी बुक निकालते हो तो उसमें नीचे उसके प्रश्न रहते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। ठीक, तो थोड़ा हेल्प आपको खुद का करना है। हर हेल्प कोई शिक्षक नहीं कर सकता, शिक्षक कभी भी नहीं पढ़ा सकता बेटा 100%। उनका काम होता है आपको पढ़ने लायक बनाना। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा नर्स इक्वेशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। हम इसके डेरिवेशंस कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो चलिए थोड़ी सी बातों को समझना है। नर्स समीकरण नर्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने कहा था किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मुख्य दो बातों पर निर्भर करता है, ताप और उसके आयनों की सांद्रता पर। क्या बोला? ताप और उसके आयनों की सांद्रता पर, जिसके लिए उन्होंने खुद ही एक समीकरण बना के दे दिया था, जिस समीकरण को आपको याद कर लेना है। यहां पर डेरिवेशन नहीं करने वाले, उसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं, समझे? तो समीकरण क्या है, तो इसका नर्स ने दिया था। समीकरण कुछ इस तरह का है। समीकरण ये है, E इज इक्वल्स टू E नॉट। E मतलब क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और E नॉट मतलब होता है मानक अपचयन विभव। ये अपचयन विभव है और ये मानक अपचयन, दोनों में फर्क आ गया। मानक मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही होगा, एक वायुमंडलीय दाब पर होगा अगर गैस है तो, और सांद्रता 1 मोलार होगा। लेकिन जब वो स्थिति से हम अगर मान सांद्रता चेंज कर दिए तब कैसे होगा? तापमान चेंज हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस से 26 हो गया, 27 हो गया, तब कैसा होगा? तब की कंडीशन में हम नर्स समीकरण का उपयोग करते हैं। तो उसने संबंध क्या निकाला? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाई NF LN log E वाला, यस, LN की वैल्यू रिड्यूस्ड स्पीसीज मैं C लिखूंगा, रिड्यूस्ड स्पीसीज की सांद्रता, एक्टिव मास है, ये ब्रैकेट कैसा है? एक्टिव मास है, आपको पता है ये मोलरता को दर्शाता है उसका। ठीक है, रिड्यूस्ड स्पीसीज बाय ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। रिड्यूस्ड मतलब अपचयित, और ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकृत। ठीक, हम इसको थोड़ा सा और कह सकते हैं इस तरह से, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाई NF। क्या चीजें बताऊंगा? लॉग E बेस भी कह सकते हैं। हिंदी में लिख देता हूं इस चीज को, अपचयित पदार्थ की सांद्रता, ठीक है, और ऑक्सीकृत पदार्थ की सांद्रता। दोनों की सांद्रताएं, ये है इसका समीकरण। अब ये समीकरण बस याद रख लीजिए, तो बहुत सारे समीकरण आपको जो डेराइव करेंगे वो याद हो जाएगा। इस समीकरण में इस बारे में भी ध्यान रखिएगा, हम ये जानते होंगे, आप जानते होंगे कि log E बेस अगर x है तो इसको अगर log 10 बेस में कन्वर्ट कर दूं, log 10 बेस x कर दूं, बेस चेंज कर दूं, तो इसमें वैल्यू आता है 2.303। तो इस समीकरण को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो log टेबल है वो 10 के आधार पर होता है। तो हम कुछ इसको इस तरह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपने याद यही किया है ना, ये याद करने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये भी याद करने की चीज़ है तो आप ना मैथमेटिक्स में सही है ना
बायोलॉजी में सही है, समझ रहे हैं ना, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया, ये बस याद रखिए तो अपने आप होगा। तो ये क्या होगा, ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई, क्योंकि हमने क्या करा है, इसको हम चेंज कर रहे हैं तो ये log 10 हो जाएगा। तो ये NF log 10 बेस पर हमने देखा रिड्यूस्ड स्पीसीज, मैं ऐसे लिखूंगा ना इंग्लिश में, reduced species by oxidized ये लीजिए, ये हुआ समीकरण। आपने क्या किया, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो हम log 10 बेस पर हमारा समीकरण कुछ ऐसा है, ये इस रूप से। अब इसको किसी इलेक्ट्रोड के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। माना कि इलेक्ट्रोड पर होने वाली क्रिया, माना कि इलेक्ट्रोड पर निम्न क्रिया होती है। M एक मेटल है, धातु है या इलेक्ट्रोड है। वो इलेक्ट्रोड अगर n टाइम इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उस पे चार्ज भी n टाइम आएगा। बोलो ये हो रही है क्रिया क्या, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। या उल्टा भी हो सकता था, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उल्टा रिएक्शन हो सकता था, रिडक्शन भी हो सकता था, बोलो अपचयन भी हो सकता है। M प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ये, तो उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो सकता है। तब ये स्पीसीज कैसा है, ये रिड्यूस्ड है, क्यों, अपचयित है, ऑक्सीकृत है। ऑक्सीकृत मतलब क्या, ऑक्सीकरण के बाद जो मिलता है उसको ऑक्सीकृत कहेंगे। तो ऑक्सीकरण के बाद कौन हुआ, ये देखो ऑक्सीकरण किस में हो रहा है बेटा, इसमें हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया इसमें हो रही है, तो ये अपचायक है, अपचायक है। हाँ, तो अपचायक जो है उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ऑक्सीकारक है, अपचयन हो रहा है, ठीक। अब यहां पर जो हुआ है वो अपचयित है, क्योंकि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है वो ऑक्सीकृत है और जिसका ऑक्सीकरण कम है वो अपचयित है। तो अपचयन के बाद जो प्राप्त हुआ अपचयित है, तो ये अपचयित है यानी रिड्यूस्ड है। कैसा है ये, रिड्यूस्ड स्पीसीज है। और ये कैसा है, ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज है। अब हम इस समीकरण के अनुसार हम रखते हैं, तो क्या करेंगे, अतः हमारा मान क्या होगा जरा देखिए, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF। N क्या है, ये आवेश की संख्या, ठीक है, log 10 बेस, रिड्यूस्ड स्पीसीज कौन है, M, इसकी सांद्रता, यस। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, M N प्लस टाइम इसकी सांद्रता, समझे। चूंकि किसी भी धातु की मोलारिटी यानी सक्रिय मात्रा हमेशा 1 होता है, 1 मोल प्रति लीटर, समझे, कितना होता है, 1 होता है। इसलिए इस फॉर्मूला का क्या कन्वर्जन आएगा, देखें, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log 10 बेस 1 बाई ऑक्सीडाइज्ड रूप N प्लस, करेक्ट। ये होता है हमारा नाश समीकरण, किसी भी इलेक्ट्रोड का यह नाश समीकरण है, ठीक है, क्लियर। अरे हो क्या रहा है यार आज, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड का नाश समीकरण मिल गया, किसी भी इलेक्ट्रोड का नाश समीकरण ये मिल गया।
इस समीकरण को थोड़ा और दूसरे रूप में लिख सकते हैं। मैं कुछ कुछ बातें बता देता हूं यहां पर क्या क्या चीजें हैं। यहां पर E क्या चीज है? ये इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इंग्लिश में लिखे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख देना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे हिंदी में विभव होगा। ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, फिर आता है N। क्या लिखूंगा N के बारे में? ये धातु की आयन की ऑक्सीकरण संख्या, की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। फिर आता है F, फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक। और आपके पास आएगा R, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू यहां पर चूंकि एनर्जी से रिलेटेड है तो जूल में होगा, तो जूल पर केल्विन पर मोल। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आपको बता देता हूं, 8 यहां पर इसी बात को ध्यान रखना, 8.314। और वहां पर आपने क्या दिखा? लीटर एटमॉस्फेरिक में देखे थे। किसमें? विलियन में। विलियन में क्या देखे थे? आपको याद है? विलियन में लिखे थे R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक में था। याद है आपको? वो ये सॉल्यूशन में ये वाला काम आएगा विलियन में। यहां पर काम आएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये बात याद रखिएगा। अब उसको तो मिटाने वाला हूं मैं। तो विलियन में जब पढ़ के जाओगे तो R की वैल्यू वो होगी, ये वही चीज है जब परासरण दाब पढ़ोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हो तो। लेकिन वहां पर लीटर एटमॉस्फेरिक में और यहां पर है जूल में। अब बात समझ में आई? तो यही बात है जो थोड़ा थोड़ा आपको तकलीफ देता है, और उस तकलीफ को बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। फिर आता है कौन सी चीज? R हो गया। T है परम ताप, केल्विन में ताप जिसको हम कहते हैं परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, R हो गया, T हो गया। अब बच गया ये धातु आयन की सक्रिय मात्रा या सांद्रता। ये लीजिए, क्लियर हो गया। अब आपको एक और चीज जानना है। हम हर जगह पर R और T और F की वैल्यू नहीं चिपकाते। कई बार ऐसा होता है कि 298 डिग्री सेल्सियस पर आपको कैलकुलेशन पूछ दिया गया है, तो परेशानी ये होता है कि यार बार बार आपकी इसकी वैल्यू रखोगे, कैलकुलेशन बहुत तकलीफ होता है। तो एक शॉर्टकट भी तरीका है, इसको भी समझना है, उसको जानिए। वो ये है, STP पर न समीकरण। तो यहां पर याद रखें T होगा 25 डिग्री सेल्सियस जैसा कि मैं बताया था, प्लस 273 केल्विन कितना हो गया? 298 केल्विन हो गया। R की वैल्यू की बात करते हैं तो कितना? 8.314 है ना। किस में है? जूल पर केल्विन पर मोल में। यस। F फैराडे स्थिरांक, तो इसका वैल्यू होता है 96,500 कूलाम। इसका वैल्यू 96,500 कूलाम, ये हमेशा याद रखना। ठीक है,
ये वैल्यू याद रखना। अब हम इन वैल्यू को समीकरण में रख दें तो क्या होगा, ये हो गया। तो समीकरण में मान रखने पर क्या रख रहे हो, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 इंटू R 8.314 इंटू T 298 बाई N इंटू 96,500 और log 10 बेस पर हमारे पास 1 बाई 1 बाई mn प्लस। इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाता है, फिक्स एक वैल्यू आता है, वो है 0.0591 बाई n log 10 बेस पर 1 बाई mn प्लस, ये वैल्यू आता है। चलो तो आपने यहां तक इस फॉर्मूले को डेराइव कर लिए हैं। इसमें आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log 10 बेस 1 बाई एक्टिव मास ऑफ आयन। अगर आप एसटीपी पर बात कर दिया गया, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया गया कि एसटीपी पर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, तो फिर सीधा सीधा मतलब है कि आप ये सब वैल्यू अलग से पुट करके करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये वाला वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि ये वाली फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई n इंटू log 10 बेस 1 बाई एक्टिव मास ऑफ आयन। ये कर सकते हैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम अलग अलग इलेक्ट्रोडों के लिए हम किस तरह से लिख सकते हैं ये भी देख लें। अगर मान लेते हैं हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए बात करेगा तो नस समीकरण क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए नस समीकरण क्या होगा, E ऑफ Cu इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ Cu माइनस 2.303 RT बाई, यहाँ पर आप जानते हैं Cu की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, Cu का होता है 2+, यानी कि N इज इक्वल्स टू 2F log 10 बेस पर 1 बाई एक्टिव मास ऑफ Cu 2+ आयन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2 है, इस वजह से वहाँ पर 2 होगा। अगर इसी चीज को अगर आप एसटीपी पर बात करते हैं तो क्या होगा, एसटीपी पर क्या होगा, तो ये चीज है, इंग्लिश में लिखा हूं यहीं पे लिख लीजिएगा, पर तो वही चीजें हैं। अगर एसटीपी पर होगा तो क्या होगा, एसटीपी पर इसी चीज को लिखा जा सकता है, ECU इज इक्वल्स टू ई नॉट Cu माइनस 0.0591 बाई 2 log 10 बेस 1 बाई एक्टिव मास ऑफ Cu 2+ आयन। यही बात अगर मैं जिंक के साथ करूं तो भी कर सकते हो, तो वो उधर वाला आप खुद ही लिख सकते हो, बस इतना समझना जरूरी, क्योंकि वो जो वैल्यू है 0.0591 वो है 2.303 इंटू R इंटू T बाई F की वैल्यू है वो। यहां पर क्या लिखोगे बेटा, देखो तो CeZn इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn माइनस 2.303 RT बाई N की वैल्यू कितना होगा, Zn के लिए 2+ होता है ना उसमें, तो सीधा सा मतलब है N की वैल्यू 2 हो जाएगा, 2F log 10 बेस 1 बाई Zn 2+ आयन। एल्यूमिनियम के लिए बात हो तो क्या लिखा जा सकता है, ElAl इज इक्वल्स टू ई नॉट Al माइनस 2.303 RT बाई 3F। 3 क्यों, N की वैल्यू 3, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 होगा, तो log 10 बेस
1/Al3+। तो यहाँ पर ये 3+ है, इसलिए ये वैल्यू 3 हो गया n की वैल्यू। तो आप इस मोड में लिखना चाहते हैं STP मोड पर या STP पर, तो भी आप इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ये। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा ये किसके लिए होगा, अलग अलग इलेक्ट्रोडों के लिए। अब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए हमारा वैल्यू क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल के लिए नाश समीकरण क्या होगा, ये भी एक प्रश्न होता है। इसको डेराइव करिए करके प्रश्न आता है, ये भी एक ज़रूरी प्रश्न होता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो गैल्वेनिक सेल के लिए आप गैल्वेनिक सेल का सेल समीकरण क्या है आपको पता होगा। सेल समीकरण, गैल्वेनिक सेल का सेल समीकरण होता है, आप जानते हो जिंक सॉलिड जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, AQ पाइपलाइन। फिर कॉपर जो है ऑक्सीडेशन वाला पार्ट ये हुआ, और कॉपर Cu2+ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये एक्वस, और ये हो जाएगा Cu सॉलिड में, इस तरह से। अब हम इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तब इसके लिए दो अर्ध समीकरण हमें नजर आ रहे हैं। एक एनोड, यानी यहां पे एनोड कौन है, जिंक। जिंक पर कौन सी क्रिया हो रही है, जिंक Zn पर। तो जिंक इलेक्ट्रोड है, तो इसका नष्ट समीकरण क्या होगा, जिंक पर क्रिया के हिसाब से हम इसका नष्ट समीकरण लिखेंगे। तो जिंक एनोड के लिए नर्न्स समीकरण अभी समीकरण बनाना सीख चुके हो तो होगा EZn इज इक्वल्स टू E0 Zn माइनस 2.303 RT by 2F log 10 base 1 by Zn 2+। अब इतना तो है कि यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को प्लस कर दूं तो ज़्यादा इजी हो जाता है किसी तरह की कैलकुलेशन और फॉर्मूला पे वर्क करना, तो मैं वो कर देता हूँ। तो इसी आधार पे कॉपर का भी कर लेंगे, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, या लिखा जा सकता है Zn इज इक्वल्स टू E0 Zn प्लस करता हूं तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर और नीचे से प्लस और माइनस पॉसिबल है। तो यहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला के रेफरेंस पे बताता हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला चूंकि ऐसा होता है कि log 1/x इज इक्वल टू होगा माइनस log x, यही होता है इसी आधार पर। और अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, बस इतना ही है। तो यहाँ पर है Zn EZn इज इक्वल टू E0 Zn प्लस 2.303 बाई 2F RT log 10 बेस Zn 2+। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार Cu यानी कि कैथोड के लिए न समीकरण क्या होगा, तब यहीं पर लिखते हैं Cu इज इक्वल्स टू E0 Cu प्लस, अब मैं प्लस में ही ले रहा हूं तो वो भी ऊपर चला जाएगा, नहीं तो फिर जैसे हम लोग कर रहे थे वही होगा। चलो ठीक है, 2.303 RT बाई, इसमें भी होगा 2F log 10 बेस पर Cu, क्योंकि अगर ये नीचे रहता तो ये माइनस था, ऊपर है तो प्लस हो गया, ये तो 2+ हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा ये 2 हो गया, दो समीकरण। अब सेल समीकरण क्या है बेटा, सेल के लिए समीकरण क्या होगा, सेल विभव के लिए सेल विभव है E सेल इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड, या हम लिख सकते हैं कि E सेल इज इक्वल्स टू कैथोड में क्या है कॉपर, तो ECu माइनस E Zn। ये
मान रखने पर इन दोनों का मान रखते हैं, मान रखने पर मैं मान रखता हूं तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई सी यू का न समीकरण ये है, इतना हम लिख सकते हैं वहां पे। तो क्या लिख सकते हैं देखो तो ई नॉट जेड एन प्लस 2.303 आर टी बाई एन की जगह पे 2f लॉग 10 बेस पर यहाँ पर होगा किसका, कॉपर का चल रहा है। अच्छा ये कॉपर है बेटा, कॉपर है तो कॉपर के लिए होगा Cu और यहाँ पर हो जाएगा Cu2+। ये हो गया माइनस किसका, माइनस लिखेंगे अब Zn के लिए। तो यहाँ पे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ ई नॉट Zn प्लस 2.303 RT बाई 2f log 10 बेस Zn 2+। अब देखें ये दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो एक चीज माइनस तो होने वाला है, वो है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सी यू माइनस ई नॉट Zn। इसका माइनस ये हो गया, इसका माइनस ये हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, यहां पर हो जाएगा प्लस। अब प्लस के साथ क्या माइनस होने वाला है जरा देखें, ये 2.303 RT बाई 2f log 10 बेस Cu, फिर माइनस ये होगा 2.303 RT बाई 2f log 10 बेस Zn 2+। मैं एक स्टेप को आपके लिए आराम से समझने के लिए लिख रहा हूं तो इसका माइनस ये हो गया। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। चलिए ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सी यू माइनस ई नॉट Zn प्लस 2.303 RT बाई 2f। अब ये कॉमन हो गया दोनों में, तब हमारे पास हो गया ये वाला पोर्शन में log 10 बेस Cu माइनस log 10 बेस Zn 2+। ठीक है, दोनों में साफ सुथरा लिख देते हैं। ये लीजिए इतना हो गया। यहां पर log पर दोनों माइनस में है तो ये वाला आप रेफरेंस यूज कर सकते हो, चूंकि log x माइनस log y इज इक्वल टू होता है log x बाई y, तो यही वाला हम यूज कर सकते हैं। अतः क्या होगा, अतः ई सेल इज इक्वल टू, हम इस चीज को हम ई नॉट सेल भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान दे दें। मैं ये भी बता देता हूं, चलिए ई नॉट सी यू माइनस ई नॉट Zn इज इक्वल टू ई नॉट सेल होता है, तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं ई नॉट सेल, इस जगह के लिए लिख सकते हैं, यहां के लिए लिखना चाहे नहीं लिखना चाहे आप पे डिपेंड करता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आता है प्लस, ये आ गया, इसके लिए ई नॉट सेल हो गया और इसके लिए ये हो गया 2.303 RT कॉमन है 2f। अब देखो log पर x और y क्या है, log पर x है Cu2+ और y है Zn2+, तो यहां पर हो गया 10 बेस एक्टिव मास ऑफ Cu2+ बाई Zn एक्टिव मास ऑफ 2+। ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अगर आप इसको नेगेटिव में लिखना चाहते हैं, ये प्लस में है, अगर इसको नेगेटिव में लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2f, और ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, पलट जाएगा, तो यहाँ पर Zn 2+ बाई Cu2+।
ये तो यहां पर बात समझ में आ गई होगी कि एनोड, यहां पर ई सेल किसी गैल्वेनिक सेल के लिए विद्युत वाहक बल निकालने के लिए, ई सेल का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ की वैल्यू रखना पड़ेगा, ये वाली सारी वैल्यू रखना पड़ेगा, या हम इतने की वैल्यू एसटीपी पर बात करते हैं तो क्या हुआ ज़रा देखें। तो सेल ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 पर जगह क्या होगा, ये इतने की वैल्यू कितनी होती है 0.0591 बाई 2 log 10 बेस Zn 2 प्लस बाई Cu 2 प्लस, इस तरह से। तो ये है गैल्वेनिक सेल का नर्स समीकरण। तो गैल्वेनिक सेल का नर्स समीकरण कैसे डेराइव करना है ये यहां पर आपको बता दिया गया। अब सेल में यदि साम्यावस्था स्थापित हो जाए तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। सेल में यदि साम्यावस्था, सेल अभिक्रिया नहीं कर रही है, अगर वो साम्यावस्था में है तो क्या होने वाला है। तो सेल साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तब क्या होगा जरा समझें। फिर वही काम करेंगे, एक काम कि सेल समीकरण हम देखें। सेल समीकरण क्या है, सेल समीकरण है Zn 2 प्लस, हाँ मैंने हमेशा बताया है कि अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर लिखते हैं ज़्यादा बेहतर है, स्पष्टीकरण हो जाता है। और ये एक्वस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा पाइपलाइन यानी कि सॉल्ट ब्रिज को दर्शाते हैं। फिर ये क्या हो चुका है, Cu 2 प्लस है जो एक्वस सॉल्यूशन में है, Cu सॉलिड में चला गया। तो समीकरण क्या होगा हमारा, समीकरण दो अर्ध समीकरण हमको दिखेंगे। तो यहां पर अगर समीकरण है तो क्या होगा, Zn प्लस अब कौन है किसके साथ, Cu2 प्लस के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। तो Cu2 प्लस फिर Zn बन गया है Zn2 प्लस और Cu बन चुका है Cu। अब ये दोनों के बीच में एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो साम्यावस्था में क्या होगा, साम्यावस्था में नियमानुसार Kc साम्यावस्था स्थिरांक Kc क्या होगा, उत्पादों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल Zn2 प्लस और Cu का सक्रिय मात्रा बटा Zn की सक्रिय मात्रा इंटू Cu2 प्लस की सक्रिय मात्रा। चूंकि आप ये बात जानते हो कि एक्टिव मास ऑफ Cu का मान 1 मोल पर लीटर, Zn शुद्ध है, वो आयन नहीं है, सॉलिड है, तो उसका कितना होगा। तो सॉलिड के लिए एक्टिव मास हमेशा 1 होता है, मोल पर लीटर होता है। तब इस स्थिति में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं, देखो Kc इज इक्वल्स टू, ऊपर बच गया Zn2 प्लस की सक्रिय मात्रा और नीचे बच गया Cu2 प्लस की सक्रिय मात्रा। अब Kc के मान को अब देखो, आपको याद हो गया होगा कि नर समीकरण, गैल्वेनिक सेल का नर समीकरण क्या है, गैल्वेनिक सेल का नर समीकरण क्या, नरनस्ट कहते हैं, समीकरण क्या होगा, तो नर समीकरण है, आपने अभी बनाया था, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F log 10 बेस Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस का एक्टिव मास, दोनों का एक्टिव मास का ये कहाँ पे है आपने देखा, यहाँ पे बनाए हैं आपने, ये देखो। तब हम यहाँ पर Kc का मान रख सकते हैं, Kc का मान ये है, तो Kc का मान रखने पर क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F log 10 बेस। इसका मान हो गया Kc के बराबर। अब इस तरह से आपको Kc का संबंध मिल गया, समीकरण आपका हो गया। ये लीजिए, और आप जानते भी हैं ये बात कि आप चाहें तो STP पर मान भी रख सकते हैं। अगर ST पर है तो STP पर क्या होगा, साम्यावस्था में न समीकरण क्या होगा, साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था स्थिरांक के साथ ये संबंध है, ध्यान रखिएगा। तो STP पर क्या हो गया, ई सेल। अगर लिखना चाहे तो, नहीं लिखना चाहे तो यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप डिपेंड करता है आपकी सोच आगे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। माइनस 0.0591 by 2 log 10 बेस Kc। इस तरह से न समीकरण के साथ थोड़ा खेलिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और किसी भी सेल के लिए बात करें तो हमने गैल्वेनिक सेल को लेकर चला है। अगर किसी भी सेल के लिए बात करेंगे तो यहाँ इसकी जगह पे हम n लगा सकते हैं। तो किसी भी सेल के लिए क्या होने वाला है ये भी देखेंगे। किसी भी सेल में साम्यावस्था में नन समीकरण, तो क्या हुआ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log 10 बेस पर Kc। यही हमने किया है, यही हम कर सकते हैं। यानी कि 2 के स्थान पर अगर हमने इसे गैल्वेनिक सेल ना बोल करके किन्हीं और पे बात करते हैं तब ये होगा। अब एक और चीज पे ध्यान देते हैं, वो है विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा के साथ संबंध क्या है। आप NCERT में 2.3.2 टॉपिक पे आप देखेंगे, वहां पर एक लाइन मिलेगा, विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। विद्युत रासायनिक सेल की गिब्स ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा शब्द भी लिखा जाता है, तो यहां पर समझेंगे मुक्त ऊर्जा। इसको दर्शाते हैं डेल्टा आर जी से या डेल्टा जी से भी दर्शाते हैं। किसी भी सेल में विद्युतीय कार्य होता है, यानी यांत्रिक कार्य नहीं होता, विद्युतीय कार्य होता है। चूंकि रिवर्सिबल जब कार्य होगा तो एक बात पे हमेशा ध्यान रखेंगे, 1 सेकंड में किया गया कार्य उसके विद्युतीय कार्य कुल प्रवाहित आवेश और विद्युतीय आवेश विभव के गुणनफल के बराबर होता है। यानी विद्युतीय कार्य जो होता है ना, विद्युतीय कार्य, ये W जो है आवेश और उसके वोल्ट के गुणनफल के बराबर होता है। ये विद्युतीय कार्य है, यानी विद्युत के रूप में जो होने वाला कार्य है। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करते हैं थोड़ा सा और। अब ये चीजें आपकी जानकारी में होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है, आप ये ध्यान रखा करिएगा। विद्युतीय कार्य किसके बराबर होता है, आवेश गुणा वोल्ट के बराबर। ठीक है, अब यहां पर एक और बात पे ध्यान दें कि गैल्वेनिक सेल में अधिकतम कार्य लेना चाहते हैं तो उसमें उत्क्रमणीय कार्य करना होगा। अब उत्क्रमणीय कार्य होता है तो उसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, तो गिब्स ऊर्जा का परिवर्तन क्या होगा, तो यहाँ पर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगा उसके कार्य के निगेटिव में।
यानी हमारे पास नेगेटिव कार्य के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ पे ध्यान दें कि सेल का कार्य क्या होगा। सेल का कार्य क्या होगा? सेल कार्य क्या होगा? सेल कार्य होता है W इज इक्वल्स टू NF गुणा E के बराबर। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो डेल्टा RG इज इक्वल्स टू माइनस NF E होगा। बस इतने पे ध्यान दें कि क्या क्या चीज़ है, मैं ये बता देता हूँ और इस चीज़ पे थोड़ा अब मेहनत कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ है ये बता देता हूँ। यहाँ पर ये तो समझ में आ गया क्या चीज़ है। W जो है सेल कार्य होगी, ये भी समझ में आ गया। और F के बारे में भी जानते हो क्या है। F है मतलब फैराडे स्थिरांक और E जो है सेल का विद्युत वाहक बल। आप इसे नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा जरूर। इसी जगह पे एक और चीज़ है जिसको आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप इस चीज़ को याद रखिए, आपके काम आएंगे न्यूमेरिकल वगैरह करने में। याद रखें, ये फॉर्मूला याद रखें क्योंकि इसके डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको नहीं करा रहा हूँ। तो यहाँ पर है डेल्टा RG, डेल्टा G भी अगर होगा तो वो भी लिख सकते हैं, माइनस RT ln KC या K भी लिख सकते हैं। तो इसको हम और भी दूसरी तरह से लिखें, अगर हम इसको log 10 बेस पर लिखें तो क्या होगा? डेल्टा RG इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log 10 बेस KC हम लिख सकते हैं। KC साम्य स्थिरांक है। यहाँ KC साम्य स्थिरांक है। बस इतना। तो आपको जो जो चीज़ें बताई गई उसको पूरा प्रैक्टिस करिए। ये क्लास आपके लिए दोबारा लेने का यही कारण था कि उस टाइम लाइट चली गई थी और कुछ काम स्पेशल हो जाता है, तो वो दोनों को मिला करके ये वीडियोस है। तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए और देखिएगा ये इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू।